हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो है हम बायोलॉजी विषय के अंतर्गत जो हमारे डेली के टॉपिक चलते हैं उसमें से अगला टॉपिक है। आज ये आई थिंक हमारी 5वें नंबर की क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे मुख्यतः जो हमारे टॉपिक होंगे। दो टॉपिक को लेकर के इससे पहले इसका बेस समझेंगे, देन इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए अपनी क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में जो टॉपिक है वो है डाइजेशन सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। शब्दों का मतलब समझिएगा। सबसे पहले पाचन शब्द का मतलब समझिएगा और यहीं से आपका जो है प्रश्न भी बनता है, तो मैं चर्चा करता चलूँगा। पाचन क्या होता है? तो पाचन अगर पूछे क्या है, यह एक प्रक्रिया है। पाचन याद रखिएगा, पाचन क्या होती है? एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों को, जटिल जो पदार्थ होते हैं उनको किस में तोड़ा जाता है? सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा शरीर जो है उन सरल पदार्थों से आसानी से क्या कर सके, इन सरल पदार्थों को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर सके। क्या चीज़ें समझ में आई? यह प्रक्रिया है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कैसी प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है भौतिक भी प्रक्रिया है, यह रासायनिक भी प्रक्रिया है और यह जैविक भी प्रक्रिया है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि पाचन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप क्या कहेंगे? भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रिया है। सामान्यतः किताबों में दो शब्द ही मिलते हैं कि यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा यह भौतिक प्रक्रिया भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भौतिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भौतिक गुणों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा, और जो मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो भोजन के बड़े आकार के टुकड़े होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? छोटे आकार के टुकड़ों में परिवर्तन किया जाता है। तो यही क्या है? भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों प्रक्रिया है। उपयुक्त सभी ऑप्शन लगाइएगा यदि ऐसा प्रश्न आता है। अब देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक पदार्थ, आप जो है खाना खा रहे हैं, ये कोई पदार्थ है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये गेहूं का जो है क्या है, एक टुकड़ा है, गेहूं का दाना है और इसे आप खा रहे हैं। लेकिन इसका पाचन, यह क्या है? गेहूं जो होता है सामान्यतः एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें जो है स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च। और स्टार्च क्या है? ध्यान रखिएगा, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डाइसैकेराइड का। हमारा शरीर डाइसैकेराइड को नहीं पचा पाता, हमारा शरीर केवल जो है मोनोसैकेराइड को पचाता है। यानी कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत जो आता है उदाहरण है मोनोसैकेराइड का, ग्लूकोज। केवल ग्लूकोज को ही पचा पाता है। तो जैसे भी करके हमारा शरीर पहले क्या करके करेगा, इस स्टार्च को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और इस ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से इस ग्लूकोज को एटीपी के रूप में बदला जाएगा, यानी कि ऊर्जा में बदला जाएगा। तो यही संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, तो पाचन जो है कुछ स्टेप्स को लेकर के होता है। अब देखिएगा, जैसे कि कोई जटिल पदार्थ है, क्या है? जटिल पदार्थ है, उसे किस में तोड़ना है? सरल पदार्थ में परिवर्तित करना है। तो भाई क्या होता है, तरीका क्या है? आप जो है जैसे मान लीजिए कठोर जो है मिट्टी है, तो उसमें यदि पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगी? सरल पदार्थ में, मतलब जो घुल जाएगी तो सरल पदार्थ में टूट जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन होता है? उन्हें एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम करते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि एंजाइम हवा में कार्य करेंगे, कोई ना कोई स्थान की आवश्यकता होगी। तो हर जो है स्थान में अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जैसे कि अमाशय में कोई और एंजाइम निकलता है, किडनी यकृत से कोई और एंजाइम निकलता है, अग्नाशय से कोई और एंजाइम निकलता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंजाइम कहाँ से निकलता है और ये क्या कार्य करता है। चलिए अब जो है हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले भोजन कहाँ पर जाता है? मुंह में जाता है। और मुंह में क्या होता है? जो मुख गुहा, ये टेक्निकल शब्द है। मुख गुहा में जो है दो प्रकार की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक जो है इसमें दांतों को भी पढ़ा जाता है और जीभ को भी पढ़ा जाता है। दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे आकार में परिवर्तित करते हैं। और जीभ से क्या निकलती है? आपकी लार निकलती है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो सबसे पहले क्या करता है? स्टार्च को, जो है मंड स्टार्च होता है, उसी का पाचन करता है। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम जो है
शरीर में किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है। चूँकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है तो कार्बोहाइड्रेट भी उसी को कह दिया जाता है। इसके बाद मुख गुहा के बाद भोजन ये आपका ग्रास नली में पहुँचेगा। ग्रास नली के बाद जो है ये भोजन कहाँ पहुँचेगा, आपका इधर जो है अमाशय में पहुँचेगा। और अमाशय में क्या निकलेगा, यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि जठर रस निकलता है। और जठर रस में जो है कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर भोजन को जो क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, यानी कि पाचन योग्य बनाया जाता है। देन इसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ भोजन जो है पूरा मतलब मथने के बाद में यहाँ भोजन का मंथन होता है, तो मंथन होने के बाद में कुछ एंजाइम जो है, ये क्या है संरचना अमाशय के जो नीचे दी हुई है, इसे अग्नाशय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं और वह अमाशय में मिल जाते हैं। इधर यकृत से पित्तरस निकल करके आता है, वो भी भोजन में हमारे मिल जाता है। और पूरा मंथन किया हुआ भोजन ये आपकी जो है छोटी आंत में, ये जो छोटी आंत है इधर ये वाली है छोटी आंत, इसमें जो है पूरा सेट हो जाता है भोजन। इसमें जो है पूरा भोजन सेट हो जाता है। और जितने भी इम्पोर्टेंट पोषक पदार्थ होते हैं तो यहीं से जो है क्या है, ये अवशोषित कर लिए जाते हैं शरीर द्वारा। बाकी जो कचरा होता है, मतलब कि इसके अलावा यानी कि इम्पोर्टेंट पोषक तत्व अवशोषित करने के बाद जो भोजन होता है वो आपका बड़ी आंत में यहाँ पर आ जाता है। और बड़ी आंत में जो है पूरा भोजन सेट होने के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। और देन जो है वेस्टेज मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, एनस के थ्रू जो है बाहर हो जाता है। तो यह क्या है, पूरी प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है पूरी प्रक्रिया में उसे क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। तो ये क्या था, एक सामान्य स्ट्रक्चर था, आप देख लीजिएगा। ये जो मोटी वाली है ये बड़ी आंत है, ये जो है अंदर है ये छोटी आंत है। और जो ये है आपकी संरचना, ये अमाशय है, ये बीच में जो है अमाशय के नीचे होता है अग्नाशय। और इधर जो देख पा रहे हैं ये स्प्लीन है, स्प्लीन प्लीहा जिसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान इसी को कहा जाता है। ये आपका यकृत है, ये यकृत वाली संरचना है। और यकृत में जो ये छोटी सी संरचना यहाँ पर है इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय, जहाँ पित्त रस का क्या होता है, संचय होता है। गाल ब्लाडर इसी को कहा जाता है। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा उत्सर्जन तंत्र को देख लेते हैं। तो ये आपका जो क्या है उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो शरीर में क्या होते हैं, कुछ जैसे वेस्टेज मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ये पदार्थ जो बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना, वे पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक है। अगर ये पदार्थ शरीर के अंदर रहेंगे तो क्या है, शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यूरिया होती है, क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है। तो इन्हें जो है बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है कहाँ से निकलते हैं, ये सब कुछ जो है आपका किस में मिला रहता है, रक्त में जो है मिला रहता है। कहाँ पर, रक्त में मिला रहता है। और रक्त हमारा कहाँ आता है, तो इस जो इसके थ्रू जो है रक्त हमारा कहाँ पर आता है, किडनी में आता है। और किडनी में जो है बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन कहा जाता है इन्हें। नेफ्रॉन में क्या है, छन्ना लगता है, यानी कि फिल्टर होता है, ब्लड जो है यहाँ से फिल्टर होता है। जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है वो इन नलियों के थ्रू जो है, इसके थ्रू जो है आपका कहाँ पर आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है, यानी कि मूत्राशय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। बाकी जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है। तो ये किडनी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मतलब कि एक इकाई को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो ये आपकी किडनी हो जाएगी, ये जो है इन्हें क्या बोलते हैं भाई, यूरेटर, यूरेटर है, या मूत्रवाहिनी हिंदी में इन्हें बोल देते हैं। तो इनको लेकर के प्रश्न पूछता है, देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है और उन्हीं की चर्चा करते हैं। चलिए, और आप अगर यह पीडीएफ जो है चाहते हैं, या फिर जो भी हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन करते हैं उनका क्या होता है, डेली टेस्ट होता है, इस टेस्ट को देना चाहते हैं या पीडीएफ चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो टेलीग्राम है आप इसे क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका लिंक जो है आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब जो है हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लगाते हैं। हमारे पास में जो प्रश्न है डायलिसिस को लेकर के, पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है हमारा किसको लेकर के है, डायलिसिस को लेकर के है। देखिएगा, मैं शायद इसे जूम कर देता हूँ ताकि जो स्पष्टता से आपको दिखाई दे। जो हमारा पहला प्रश्न है वो किसको लेकर के है, डायलिसिस को लेकर के है। आपसे पूछा जा रहा है डायलिसिस किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका, इसमें डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक जो ऑप्शन होगा 12 नंबर में ऑप्शन होगा उसमें होगा आपका किडनी से संबंधित है या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है।
ये डायलिसिस क्या होता है? तो यही आपका डी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। किडनी जो है, किडनी से यह संबंधित है डायलिसिस। अब देखिएगा किडनी क्या, देखिए जैसे इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से तो मान लीजिए भाई इसी प्रकार से संरचना होती है लगभग, ठीक है। ये किडनी है, किडनी कई बार क्या कर देती है, काम करना बंद कर देती है। क्या कर देती है? किडनी जो है काम करना बंद कर देती है। तो इसकी जगह पर जो है कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से एक ट्यूब जैसी संरचना जो होती है, ट्यूब रबड़ की जो है संरचना लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसी को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। तो कृत्रिम रूप से जो किडनी का कार्य करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है उसी को डायलिसिस कहते हैं। इसे हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। जब किडनी व्यक्तियों की फेल हो जाती है तभी जो ये काम किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि दूसरे प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। वृक्क को क्या कहते हैं? इंग्लिश में जो है किडनी कहा जाता है। और इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। और एक मनुष्य में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा लाखों में होती है, इनकी जो है गणना संभव नहीं है। तो एक बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन में क्या होता है, ब्लड जो है फिल्टर होने का कार्य होता है। आपसे प्रश्न पूछे न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, तो नेफ्रॉन किसकी है? किडनी की या वृक्क की इकाई है। और न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो आपसे प्रश्न पूछे तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई, तब आप न्यूरॉन जो है बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कशेरुकों के शरीर में, कशेरुक बोलें तो जो जिनके पास में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकी के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो आप ये पाचन का प्रश्न है। और जब मुख गुहा में पाचन की बात करते हैं किसमें, तो दांत के ऊपर जो, जैसे दांत की क्या होती है, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से जो है दांत की संरचना होती है। तो इसके ऊपर जो है, इस दांत के ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से एक जो है पदार्थ चढ़ा रहता है, कठोरतम पदार्थ। इसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। तो इनेमल जो है ये क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो आपसे पूछे इनेमल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोरतम जो है पदार्थ होता है। फिर दांत को लेकर कुछ और बातें ध्यान रखिएगा। दांत में जो है, दांत किसके बने होते हैं? ये कैल्शियम के बने होते हैं। ज़्यादातर दांत जो है कैल्शियम के बने होते हैं। और इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वही प्रोटीन होता है जो हड्डियों में पाया जाता है, यानी कि ओसिन नाम का प्रोटीन जो है दांतों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है दांतों से संबंधित दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें ICPM कहा जाता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अभी देखेंगे आगे। चलिए, और ये क्रेटिन शब्द दिया हुआ है, क्रेटिन क्या होता है? तो इसका सही जवाब तो हमने बता दिया है, इनेमल हो जाएगा। ये क्रेटिन क्या होता है? क्रेटिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर के जो बाल होते हैं, बालों में और नाखूनों में पाया जाने वाला क्या प्रोटीन क्या कहलाता है? क्रेटिन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं। आपसे चौथे नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति के शरीर में कितने दांत जो है 2 बार आते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि 20 दांत जो है 2 बार आते होते हैं, याद रखिएगा। अब इसका जो सूत्र होता है, दंत सूत्र ICPM/ICPM होता है। और दांतों को लेकर के और जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वह जो है दांतों द्वारा किस प्रकार का पाचन किया जाता है। तो आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो भौतिक पाचन किया जाता है, याद रखिएगा। दांतों द्वारा किस प्रकार का पाचन किया जाता है? भौतिक प्रकार का जो है पाचन किया जाता है। और 4 प्रकार के दांत होते हैं। और एक प्रश्न जो आता है, जैसे आपने अक्कल डाँड़ का नाम सुना होगा, क्या? अक्कल डाँड़ ये अब लोगों में जो है कम आती है अक्कल डाँड़। इसे अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। तो अवशेषी अंग क्या होते हैं? और ऐसे अंग जिनका जो है काम अब शरीर में नहीं रहता है वो क्या है? अवशेषी अंग है। कई बार इनकी ऑपरेशन करानी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है इनमें। तो ये अक्कल डाँड़ जो है अवशेषी अंग के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो आपसे पूछे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर ऐसा पूछे कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, तब आप क्या बताएंगे? मुख गुहा से पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा से, क्योंकि यहाँ पर जो है लार पाई जाती है। क्या? लार। और लार में कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है। और टाइलिन नाम का एंजाइम जो है किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है।
तो मानव शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है? अगर ये प्रश्न पूछे तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो कि स्टार्च के रूप में है, कार्बोहाइड्रेट का। और ये कहाँ पर होता है? मतलब मुख गुहा में होता है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम के द्वारा। और कहता है कि सबसे अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा जो है पाचन होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में 6 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव वृक्क यानी कि किडनी स्टोन, असमरी देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, किडनी स्टोन जो है हमने देखा था कि किडनी के ऊपर एक इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, उसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। और वहीं पर जो है किडनी में जो है क्या पथरी बन जाती है, जिस शुद्ध भाषा में कहूँ क्या पथरी कहें हम। ये पथरी किसकी बनी होती है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। जो किडनी में पथरी हो जाती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है कि ब्रूनर्स ग्रंथियाँ किसका स्त्रावण करती हैं? जो ब्रूनर्स ग्रंथियाँ होती हैं ये किसका स्त्रावण करती हैं? तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है म्यूकस का स्त्रावण करती हैं। म्यूकस क्या होता है? एक चिकना पदार्थ होता है। क्या होता है? एक चिकना पदार्थ होता है। अब ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसे मैं बात करूँ, ये छोटी आंत है, छोटी आंत है, छोटी आंत में जो ये उभार पाए जाते हैं, इन उभार में जो है छोटी छोटी संरचना के रूप में ये ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ब्रूनर्स ग्रंथियाँ क्या करती हैं? म्यूकस का स्त्रावण करती हैं, ताकि भोजन आसानी से जो क्या हो सके, म्यूकस से जो है फिसल सके, आगे की ओर जा सके। तो कहाँ से संबंधित है ब्रूनर्स ग्रंथियाँ? ये प्रश्न पूछे थे, छोटी आंत से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा यकृत में पाई जाती हैं। तो कुप्फर कोशिकाएं जो है कहाँ पर पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं जो है, जैसे कई बार आरबीसी जो होता है, आरबीसी जैसे नष्ट हो जाती हैं, तो इनको क्या कर देती हैं? ख़त्म कर देती हैं। यानी कि जो मृत आरबीसी हैं उनको ख़त्म करने का कार्य कौन करती हैं? यकृत के अंतर्गत जो है कुप्फर कोशिकाएं करती हैं। कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? पित्त रस का जो है स्त्रावण किया जाता है। पित्त रस का स्त्रावण, ध्यान रखिएगा, पित्त रस का स्त्रावण पूछे तो यकृत में होता है। कुप्फर कोशिकाओं के अंतर्गत एक पित्ताशय में जो उसका संचय होता है, ध्यान रखिएगा। यकृत में बहुत सारी बातें हैं। आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो कौन सी है? यकृत ही है। और आपसे पूछे जब जैसे कोई विष खा लेता है, जहर वगैरह, तो उसका संचय कहाँ पर होता है? यकृत में ही होता है। यकृत को जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? तो यकृत को ही जो है मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। और यकृत को ही जो इसमें जो है जैसे आप एक्स्ट्रा भोजन कभी कभी कर लेते हैं, जैसे आपने मान लीजिए वसा की मात्रा ज़्यादा खा ली, घी वगैरह जो लोग खाते हैं उनके अंदर होता है ऐसा। तो वसा की मात्रा जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, और उतनी ऊर्जा का आप काम नहीं करते हैं, तो अतिरिक्त ऊर्जा का संचय कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखो प्रश्न आ गया, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो जैसे अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, कहाँ पर होती है? हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसे जो कहाँ पर संचय किया जाता है? यकृत में जो है यह संचय होता है। कहाँ पर होती है? यह यकृत में संचय होती है, और इसी को जो है ग्लाइकोजन कहा जाता है। क्योंकि जैसे देखिएगा, जो ग्लूकोज होता है, अंततः जो है ग्लूकोज हमारे यहाँ पर शरीर पर बचता है, क्योंकि शरीर जो है और कोई पदार्थ को पचा नहीं पाता है, तो ग्लूकोज में तोड़ा जाता है समस्त भोजन को। तो ग्लूकोज से क्या हो जाता है? जब ये ग्लूकोज इकट्ठा यकृत में संचित हो जाता है, जो मतलब ज़्यादा होता है, तो उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछाता है कि ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में जो है अतिरिक्त ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है। तो रूप कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और ये कहाँ होता है? यकृत में। अब ऐसे नहीं होता है, इसके लिए एक एंजाइम कार्य करता है। उस एंजाइम का नाम है हार्मोन, जिसका नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम है? इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें जो है इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? काम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है काम करता है। अब जैसे
कई बार जो है आप उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, उस टाइम पर आपके जो है शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, तो यही ऊर्जा पुनः आपके शरीर में वापस आती है और इस समय पर जो हार्मोन काम करता है वो कौन सा होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन संचित ऊर्जा को पुनः ऊर्जा में एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ये हम जो है जान चुके हैं कि सबसे पहले मुख से प्रारंभ होती है, क्योंकि मुख में जो है पहली बात तो क्या होता है, यहाँ पर मुख में जो है क्या होता है? भौतिक पाचन होता है। मुख में क्या होता है? भौतिक पाचन होता है, और जो कि किसके माध्यम से होता है? दांतों के माध्यम से। दूसरा जो है मुख में रासायनिक पाचन भी होता है। क्या होता है? रासायनिक पाचन भी होता है। रासायनिक पाचन, और रासायनिक पाचन जो है किसके माध्यम से होता है? तब आप क्या बताएंगे कि लार के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नाम का। और टाइलिन नाम का एंजाइम जो क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का। लार का पीएच मान पूछ लेता है तो 6.4 से लगा करके 6.7 के मध्य में होता है। 6.4 ज़्यादा सही है, तो आप 6.4 ही मानिएगा। 6.4 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। चाहे दूध का पूछे, चाहे लार का पूछे, चाहे वीर्य का पूछे, चाहे मूत्र का पूछे, ये सभी के पीएच मान 6.4 के आसपास ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है हमारे पास में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो भी चर्चा करके आए हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो ये दोनों एंजाइम जो है लार में पाए जाते हैं। टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च के पाचन में जो है मदद करता है। स्टार्च के पाचन में जो है क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। और जो लाइसोजाइम होता है, यह जो है लाइसोजाइम, ध्यान रखिएगा, ये भोजन को क्या बनाता है? कीट रोधी यानी कि जीवाणु रोधी बनाता है। अब जैसे आपने खाना खाया तो कई बार क्या होता है, अब जो है कई जीवाणु खा जाते हैं, तो जीवाणुओं को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम करता है। तो ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगा। लाइसोजाइम एंजाइम जो है यह आंसू में भी पाया जाता है। आपकी जो आँख होती है उस आंसू में भी यही एंजाइम पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लार में निम्नलिखित में से किसके पाचन में जो है सहयोग करती है? तो आप जो है क्या बताएंगे? स्टार्च के पाचन में जो है लार क्या करती है? सहयोग करती है। और कौन सा एंजाइम सहयोग करता है? तब आप क्या बताएंगे? टाइलिन नाम का एंजाइम जो है सहयोग करता है। अगली बात करते हैं, और अगला जो प्रश्न है कि अमाशय में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? कि सिंपल सा प्रश्न है कि जो अमाशय में भोजन जाता है तो पहले क्या हो जाता है? यांत्रिक पाचन मतलब कि भौतिक पाचन, और रासायनिक पाचन मतलब विभिन्न एंजाइमों की सहायता से उसका क्या करना, काम कर देना। तो जब ये पूरा मिक्स भोजन होता है, ये मतलब सब कुछ हो जाता है, मंथन के बाद का भोजन पूछ रहा है, क्या कहलाता है? तब आप क्या कहेंगे? इसे जो है काइम कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। और अमाशय में कौन कौन से जो है चीज़ें निकलती हैं? तो अमाशय में जो है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा पीएच मान होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय से निकलता है। इसके अलावा पेप्सिन नाम का एंजाइम भी जो है अमाशय से निकलता है। रेनिन नाम का एंजाइम भी जो है अमाशय से निकलता है। तो रेनिन जो है ये दूध के पाचन से संबंधित होता है, और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन के पाचन से संबंधित होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को क्या करता है? पहली बात सड़ने से बचाता है, और दूसरी बात जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। कभी कभी HCl ज़्यादा मात्रा में मानव शरीर में निकलता है, तो ऐसी स्थिति में एसिडिटी होने लगती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पित्तरस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पित्तरस का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? स्टार प्रश्न लगाइएगा, बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो इसका जो स्त्रवण यकृत द्वारा किया जाता है, और यकृत की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तब आप क्या बताएंगे? कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि जो पित्तरस का स्त्रवण होता है इसका संचय कहाँ पर होता है? संचय कहाँ पर होता है? तब आपका जवाब होगा कि सर इसका संचय जो है पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में जो इसका संचय होता है। फिर आपसे पूछे कि पित्तरस जो है कार्य क्या करता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। वसा का क्या करना? पायसीकरण करना। कहो पायसीकरण का मतलब नहीं हमें समझ में आया, तो वसा मान लीजिएगा कि ये वसा है, ये वसा है, और वसा के ऊपर जो है एक जो है मैं लेयर बना देता हूँ कि ये लेयर ऊपर से ब्लैक कलर की चढ़ी हुई है, ठीक है।
तो जब पाइसीकरण हो जाएगा इस वसा का तो वसा की जो ऊपर की ब्लैक कलर की लेयर है ख़त्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए करता है ताकि जो है छोटी आंत में जाकर के वसा का आसानी से पाचन किया जा सके। तो पाइसीकरण का मतलब क्या होता है, वसा को जटिल रूप से सरल रूप में बदल देना। इसके बाद जो है वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तब आप क्या बताएंगे? अभी जो हमने बताया था, चर्चा किया था, लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि आपका लार में पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम, यह जो है आपका वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का। टाइलिन जो है स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है। माल्टोज जो है यह भी जो है यहाँ जैसे स्टार्च का पाचन कर दिया जाता है, जो मुंह में पाचन होता है स्टार्च का, उसको और आगे सरल करने का काम करता है कौन? माल्टेज। तो माल्टेज भी जो है मंड का पाचन करता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए हम देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। और 16 नंबर का प्रश्न में हमसे जो पूछा जा रहा है वो है 16 नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? क्या पूछ रहा है? मानव शरीर के कौन से भाग में जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है? ग्रास नली में, उपरोक्त दोनों में, बड़ी आंत में, इनमें से कोई नहीं। देखो बड़ी आंत में पाचन की क्रिया तो कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है बड़ी आंत में यहाँ पर, लेकिन क्या होता है, अवशोषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? तो बड़ी आंत में जो है आपकी अवशोषण की क्रिया होती है, याद रखिएगा, अवशोषण की होती है। और ग्रास नली में जो है यहाँ पर भी कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पर भी जो है कोई पाचन नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रास नली में भोजन जिस गति से आगे बढ़ता है उस गति को क्या कहा जाता है? तो उस गति का नाम है क्रमानुकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमानुकुंचन गति। अब 3D इमेज होती तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझा पाता, लेकिन हमारे पास में इतने साधन नहीं हैं। हालांकि नॉलेज है उस चीज़ को आपको समझाने का, लेकिन जो है कुछ तकनीकी अभाव में भी सब चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो ग्रास नली में जो है भोजन किस गति से आगे बढ़ता है? क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोनों जगह पाचन नहीं होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ी आंत में किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होता है। यहाँ पर भोजन सेट होने के बाद में अवशोषण कर लिया जाता है जो पानी होता है, और यह पानी जो है किडनी में भेज दिया जाता है। बाकी जो है आपका वेस्ट मटेरियल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 17 नंबर का है, और 17 नंबर में पूछा जा रहा है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किससे है? तो सिंपल सा प्रश्न है कि ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दांतों का अध्ययन किया जा रहा है। एक बात और फिर से बता देते हैं कि दांतों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से होता है। और दांतों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तब आप क्या बताएंगे? ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे 4 प्रकार के। दांतों के ऊपर जो है इनेमल पाया जाता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर का, कि आहार नाल के किस भाग से भोजन क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा आमाशय में पहुंचता है? तो अभी हमने देखा था कि जो है ग्रास नली में भोजन जो है आमाशय तक किस गति से पहुंचता है, तो उस गति का नाम क्या है? क्रमानुकुंचन जो है आपका ये पेरिस्टेलिस जो है ये गति हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है वो आपसे क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। चलिए देखिएगा, छोटी आंत के जो होते हैं कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका ड्यूडिनम, और एक है जेजुनम, एक है इलियम। ये सभी के सभी जो तीनों भाग होते हैं, यही क्या है आपका, ये आपका डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, इलियम जो होता है ये क्या है आपका? सबसे छोटा भाग कहलाता है। आंत का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इलियम के रूप में जाना जाता है। और जो जेजुनम ये सबसे बड़ा भी होता है। चलिए अगले छोटी आंत जो बात करें, जो आहार नाल होती है, आहार नाल पूरी की पूरी जो आहार नाल होती है ये लगभग कितनी भाई 32 फीट के लगभग होती है। ये कितनी होती है? 32 फीट के लगभग होती है। यानी कि आहार नाल का जो पूछे आपसे सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो है आहार नाल की क्या होती है? सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 20 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है? तो कौन सी ग्रंथि है मिश्रित? आप जानते हैं
जो ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए ग्रंथियों द्वारा जो है कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। क्या किया जाता है, हार्मोन का स्त्रावण। कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण किया जाता है। कहो कहना क्या चाहते हो, तो ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं जो एंजाइमों का स्त्रावण करती हैं उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है या एक्सोक्राइन कहा जाता है। एक्सोक्राइन जो दोनों का स्त्रावण करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो मिक्स्ड ग्लैंड है इनमें से अग्नाशय जो है, ध्यान रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। थाइमस आपकी अंतःस्रावी है, लैक्राइमल बाह्यस्रावी हो जाएगी, एड्रीनल भी अंतःस्रावी हो जाएगी। लैक्राइमल ग्रंथि द्वारा ही जो है क्या भाई, आज जो लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है आँखों से, जो आंसू निकलते हैं वो लैक्राइमल द्वारा ही निकाले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं थोड़ा सा और। आपसे पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, और सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी होती है, यकृत होती है। और सबसे छोटी में आपकी थाइमस का नाम आता है। किसका नाम आता है, सबसे छोटी ग्रंथि जो है थाइमस होती है, ये आपके सीने में जो है देखने को मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, जिसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे, मैं आपको जो है चीज़ें समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये जो क्या है, मैंने जो रेड कलर से बनाया है, और एक चीज़ जो है मैंने क्या बनाई है, ग्रीन ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये आपका क्या है, यकृत है, और इधर जो रेड कलर से है वह आपका क्या है, ब्लड है। ठीक है, शरीर में जितने भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, ब्लड के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड में जैसे क्या हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स क्या, ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचय कर दिया जाता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो पुनः इस ग्लाइकोजन को जो है दूसरे में ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, समझिएगा। अब इसमें जो है 2 हार्मोन कार्य करते हैं, जो ब्लड से ग्लूकोज को ग्लूकोज को कहाँ, यकृत में भेजने का कार्य करता है, उसका नाम क्या है, इंसुलिन है। कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है। और जो यकृत से ब्लड में ग्लूकोज को भेजने का काम करता है उसका नाम क्या है, ग्लूकागोन है। क्या नाम है, ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन है। अब बताइएगा, अगर इंसुलिन को मैं ख़त्म कर दूं तो जो ग्लूकोज यहाँ पर से जो ग्लूकोज यहाँ जा रहा था यकृत में, वो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो रक्त में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि शुगर की मात्रा, शक्कर भी आपका ग्लूकोज ही होता है, तो शुगर की मात्रा जो है रक्त में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ नहीं भेजेगा। इसी को जब रक्त में जो है शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार प्रश्न आता है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। एक प्रश्न पूछा जाता है, इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु पाई जाती है, तब आप क्या बताएंगे, जिंक धातु पाई जाती है। और यह इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आपसे ये पूछे तब आप क्या बताएंगे, यह अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। गैस्ट्रिक जूस की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस जो है ये जी सेल के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और यह जी सेल कहाँ पर पाई जाती हैं, ये हमारे स्टमक में पाई जाती हैं, यानी कि अमाशय में पाई जाती हैं। तो अमाशय की जी सेल द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। कहो जठर रस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें पेप्सिन भी पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। पेप्सिन जहाँ क्या करता है, यह प्रोटीन के पाचन करने का कार्य करता है, और रेनिन जो होता है दूध का पाचन करता है। दूध का करने का मतलब है दूध में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कैसीन। उस कैसीन का क्या करता है, ये पाचन करने का कार्य करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है माशय में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, अग्नाशयों
यानी कि पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस है। तो जो अग्नाशय से रस निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अग्नाशय रस कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें अगर देखेंगे एंजाइम की बात की जाए, अग्नाशय के दो भाग होते हैं। एक होता है आंतरिक भाग यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो कार्य करता है वो आंतरिक भाग होता है, और होता है इसका जो बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है वो बाह्य भाग। जो बाह्य भाग होता है, इस बाह्य भाग के द्वारा जो है एंजाइमों का उत्सर्जन किया जाता है, एंजाइम निकाले जाते हैं। और आंतरिक भाग से जो है आपके, सॉरी मैंने क्या बताया, हाँ, आंतरिक भाग से जो है हार्मोन निकाले जाते हैं। अब उन हार्मोनों के अगर मैं कुछ के नाम लिखूं तो जैसे कि अल्फा कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, गामा पीपी कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, पीपी, 4 प्रकार की यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? ये आंतरिक कोशिकाओं से निकलता है। और अग्नाशय में जो है क्या पाए जाते हैं? कई बार प्रश्न आता है लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिकाओं का एक समूह है। लैंगरहैंस के जो द्वीप होते हैं कोशिकाओं का एक समूह है जो कि अग्नाशय में होता है। ठीक है। एंजाइमों में बात करें तो एमाइलेज भी निकलता है, लाइपेज भी निकलता है, ट्रिप्सिन भी निकलता है, ध्यान रखिएगा। तो एमाइलेज जहाँ क्या करता है, वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो होता है ये आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसके पाचन से संबंधित है। लाइपेज जो है आपका वसा से संबंधित है, और ट्रिप्सिन जो है आपका काइमोट्रिप्सिन के रूप में जो है बदल देता है, यानी प्रोटीन के पाचन से संबंधित है ये। तो सभी जो जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 24 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सेक्रेटिन और कोलेस्टोकिनिन जो है पाचक हार्मोन, ये जो है आपका पाचक हार्मोन है, यह जो है कहाँ से निकलता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है छोटी आंत का जो है और छोटी आंत में भी कहाँ से पूछा जाए तो ये जो है ग्रहणी से निकलता है, जिसे डेडनम भी कहा जाता है। तो सेक्रेटिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, और कोलेस्टोकाइनिन पाचक हार्मोन जो है कहाँ से निकलते हैं? तो यह जो है आपके ग्रहणी से निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत पर एक जोड़ पर जो है एक छोटी सी नली होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ पर जो है दोनों ये जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो नली को उसका क्या कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि इसे जो है आपका सीकम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे जो है सीकम के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। जो जहाँ पर दोनों जुड़ती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? अब देखिएगा, यूरिया जो होता है, यूरिया एक प्रकार का मानव शरीर में उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, यूरिया खाद वाली यूरिया नहीं है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। और यूरिया जो है सबसे पहले, एक बात और ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम इसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था। जो जैविक पदार्थ होते हैं, सबसे पहले उन जैविक पदार्थों में किसका निर्माण किया गया था? प्रयोगशाला में किया गया था। और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया था कि सिर्फ शरीर में निर्माण नहीं होता है यूरिया का, प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। तो यूरिया जो होता है ये कहाँ मिला होता है? ब्लड में मिला होता है। कहाँ पर मिला होता है? ब्लड में मिला होता है। अब इसे जो है सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है किडनी में मत जाइएगा, ये जो है यकृत में सेपरेट होता है। कहाँ पर? यकृत में सेपरेट होता है। और कैसे सेपरेट होता है? यकृत में एक चक्र चलता है, उस चक्र का जो है आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, आर्निथीन और आर्जिनिन नाम का जो है चक्र चलता है। आर्निथीन आर्जिनिन नाम का जो चक्र चलता है, इस चक्र में जो है यूरिया क्या हो जाती है? ये रक्त से अलग हो जाती है। कहाँ पर? अब दिए गए ऑप्शन में यकृत जो है नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अमाशय में कभी हो ही नहीं सकता, आंत में नहीं हो सकता, वहाँ जाता ही नहीं, किडनी ही है। तो आपका किडनी ही जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो है कुछ मात्रा में वहाँ भी होता होगा, लेकिन ये आर्निथीन आर्जिनिन चक्र जो है यहीं पर चलता है यकृत में। तो जहाँ यकृत ऑप्शन मिल जाए तो यकृत ज़्यादा सही होगा, लेकिन यहाँ यकृत है ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ किडनी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? तो भाई टाइलिन भी जो क्या है? पाचक एंजाइम है। यह जो है कहाँ पाया जाता है? आपके लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो है यह जो है छोटी अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में जो है ट्रिप्सिन पाया जाता है। और पेप्सिन जो है यह आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? अमाशय में देखने को मिलता है। तो सभी आपके सही हो जाएंगे। चलिए हमारे पास में 28 नंबर का प्रश्न है, पक्षी और सरीसृप जो होते हैं
उनका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है? पक्षी और जो सरीसृप होते हैं उनके उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपका जो है यूरिक अम्ल हो जाएगा। पक्षी और सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिक अम्ल होता है। तो फिर यूरिया किसका होता है? जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं और इसके अलावा पशु भी होते हैं, उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है यानी कि मूत्र में जो पाया जाता है वो यूरिया होता है। और जो पक्षी सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है वो कौन होता है? यूरिक अम्ल होता है। अमोनिया जो होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक जो है उत्सर्जी पदार्थ है, ये सबसे खतरनाक उत्सर्जी पदार्थ है। और जो यह है ना आपका कौन है, जो आपका अमोनिया है, ऐसे तो ये जो है अमोनिया जाकर के जैसे जहरीले जो सांप बीछी वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है आपका अमोनिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में आज का लास्ट प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्क में रक्त को लाने का कार्य, जैसे वृक्क है तो वृक्क में जो है रक्त को लाने का कार्य करती हैं। तो बस जैसे किडनी है, किडनी में जो है रक्त किसके लिए आता है? शुद्ध होने के लिए जो है रक्त आता है। तो जिस नली के माध्यम से आता है उस नली का नाम आपसे पूछ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? वृक्कीय धमनी कहा जाता है। तो वृक्कीय धमनी के माध्यम से, चित्र में आपने देखा होगा वृक्कीय धमनी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। हम देख लेते हैं एक बार और चित्र में ताकि चीज़ें हमारी और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ये देखिएगा, इस जो रेड कलर की जो धमनी है ये रेड कलर वाली है, इसके माध्यम से जो आता है इसी को क्या कहा जाता है? एओर्टा या वृक्कीय धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जो है वृक्कीय धमनी कहते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर जो पूछ रहा था कि जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों जुड़ते हैं, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे ये सीकम है, तो इसे को सीकम कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, से हमारा ये क्या हुई, आज की क्लास हुई। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, डेली टेस्ट दीजिएगा। याद रखिएगा अभ्यास ही क्या होती है, सफलता की कुंजी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो है आप परीक्षा में सफलता नहीं हासिल कर सकते। कई बार गलतियां होती हैं तो आप प्रश्न पढ़ करके जो है अपने दिमाग में उसे डालिएगा, फिर उसका उत्तर निकालिएगा, आपका निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर अगर अच्छा लगा हो।